हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा है आपको, आप जान चुके होंगे कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। दोस्तों, हमारा ये है कि जैसे मैं आपको वीडियो जो प्रोवाइड कर रहा हूँ पार्ट वाइज प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसलिए कि जैसे इकट्ठा आपको मैं 3 घंटे का दे दिया तो आपको थोड़ा सा हो सकता है ना, कि डिस्कम्फर्ट फील हो, इसीलिए मैं वीडियो को पार्ट वाइज आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। दूसरी बात, एक बात की जानकारी आपको है कि वीडियो में जो कुछ भी डिस्कस हो रहे हैं पूरे कॉन्सेप्ट और पूरे स्ट्रेटेजी और पूरे डीपनेस के साथ डिस्कस हो रहे हैं। मतलब ये नहीं कि केवल आपको रटना है, रटने का यहाँ पर कोई वो ऑप्शन नहीं है। यहाँ रटने पे हम लोग जोड़ देते नहीं हैं। हम जब भी जोड़ देते हैं कॉन्सेप्ट पे देते हैं, ठीक है, ताकि आपका जो एक है ना इंटेलेक्चुअल क्वालिटी जो है आपका क्या हो, डेवलप हो। दूसरा चीज है कि क्वेश्चन के प्रति एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दैट आज ठीक है एकेडमिक है, आप एकेडमिक में अच्छा नंबर पालेंगे, ठीक है, लेकिन आगे आपको कंपटीशन देना है तो प्रतियोगी परीक्षा का रूल क्या होता है पता है। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट का पावर नहीं होगा ना, आप मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन तो कभी जिंदगी में नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमारा ये मानना है कि हम आपको पढ़ाएं या तो ना पढ़ाएं, और पढ़ाएं तो बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाएं, यही हमारा मानना है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन बोर्ड पे है, उसको देखिए। क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। ऊपर का प्लेट ऋणात्मक है और नीचे का प्लेट धनात्मक है। एक इलेक्ट्रॉन 2 सेंटीमीटर ऊंचाई से गिर रहा है, ठीक है, और एक प्रोटॉन उसी ऊंचाई से गिर रहा है। जब ऊपर का प्लेट धनात्मक हो जाता है और नीचे का प्लेट ऋणात्मक हो जाता है, दोनों ही स्थिति में इन्हें गिरने में कितना समय लग रहा है बताइए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 कंडीशन दिया हुआ है। पहला कंडीशन क्या है, यहाँ पर 2 कंडीशन दिया हुआ है। पहला कंडीशन क्या है, तो पहला कंडीशन में कह रहा है कि ऊपर का प्लेट ऋणात्मक है और नीचे का प्लेट धनात्मक है, और जो बात हो रही है वो किसके लिए हो रही है, इलेक्ट्रॉन के लिए हो रही है। तो पहला कंडीशन देखिए आपका यहाँ तक है, ये यहाँ तक, और जो लग गया यहाँ से आपका दूसरा कंडीशन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से आप ये आपका हो गया पहला कंडीशन, और जो लग गया ये आपका हो गया दूसरा कंडीशन। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले स्थिति को देखते हैं, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, इसको हल करते हैं, ठीक है। हाल में पहले इलेक्ट्रॉन की बात है, फिर किसकी बात है, प्रोटॉन की बात है। तो हम लोग पहली स्थिति देखते हैं, पहली स्थिति को देखते हैं। तो पहली स्थिति है क्या, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर हम पहली स्थिति की बात करें तो कह रहा है एक संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी। तो पहला काम ये हो गया हमारा कि हम क्या कर लें, एक संधारित्र बना लें। देखिए क्या है, फिजिक्स में एक सबसे बड़ा याद रखिएगा, अगर आपके पास फिगर का पावर नहीं रहेगा, अगर आप फिगर बनाना नहीं सीखेंगे, ठीक है, अगर आप डायग्राम नहीं बना पा रहे हैं, तो आप बस इतना समझ लीजिएगा कि आप बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो संधारित्र हमने प्लेट बना लिया। अब पहला कंडीशन क्या है कि ऊपर का प्लेट ऋणात्मक है। इसका मतलब क्या होगा कि इस वाले प्लेट को हम लोग क्या कर देंगे, ये वाला प्लेट हमारा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो गया। चलिए, और नीचे का प्लेट धनात्मक है तो उतना ही क्या हो जाएगा, धनात्मक हो गया। बात किसकी हो रही है, इलेक्ट्रॉन की हो रही है। तो हमने क्या ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। ध्यान दीजिएगा, प्लेटों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से यहां कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर हो गया। चलिए ये भी ठीक है। अब उसके बाद क्या है, एक बात और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि क्वेश्चन को मैं जैसे लास्ट में आपको मैं सारी चीजें मैं एकदम कॉन्सेप्ट के साथ में बता दूंगा। कैलकुलेशन आपको करना है। 80% मेरा एफर्ट रहेगा, 20% आपका एफर्ट होना चाहिए। एक बात और याद रखिएगा, जैसे कि कैलकुलेशन मैं आपके लिए इसलिए सौंप रहा हूं क्योंकि मैं कम समय में ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूं। मैं कैलकुलेशन में ही समय अगर गवा दूंगा तो फिर मैं क्या ही डिस्कस कर पाऊंगा आपसे। बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। तो आप एक काम करिए, इसमें आपको मैं सारी चीजें उपलब्ध करा दूंगा, लेकिन कैलकुलेशन आप क्या करेंगे। मेरा काम है कि क्वेश्चन के प्रति आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, आपके अंदर कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना, कॉन्सेप्ट को, ठीक है, डेवलप करना। तो देखिए पहली स्थिति थी, 2 प्लेट मैंने बनाया। संधारित्र के पास 2 प्लेट होती हैं। इसकी जानकारी अगर अभी आपको नहीं है तो चूंकि घबराने वाली बात नहीं है, आगे चैप्टर में संधारित्र आपको पढ़ना है तो वहां अच्छे से पढ़ना है। बस इतना जानिए कि संधारित्र में 2 प्लेटें होती हैं। क्वेश्चन के अनुसार ऊपर का प्लेट ऋणात्मक है और नीचे का प्लेट क्या धनात्मक है, और प्लेटों के बीच की जो दूरी है वह 2 सेंटीमीटर है। बात हो रही है इलेक्ट्रॉन की, तो हमने क्या बना दिया, हमने एक इलेक्ट्रॉन बना दिया। अब ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन 2 सेंटीमीटर की ऊंचाई से गिर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी प्लेट के बीच की दूरी है उतनी ही ऊंचाई से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, गिर रहा है। गिर रहा है मतलब फॉल हो रहा है, ठीक है ना, गिर रहा है। चलिए, उसके बाद ये हमारा हो गया पहला कंडीशन। तो हम दूसरे कंडीशन में जाने से पहले पहले कंडीशन को समझ लेते हैं और पहले कंडीशन को सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद दूसरे कंडीशन की बात करेंगे। तो दूसरे कंडीशन कहां तक है हमारा,
यहां तक है कि और एक प्रोटॉन इसी ऊंचाई से गिर रहा है जब ऊपर का प्लेट धनात्मक है और नीचे का प्लेट ऋणात्मक है। दोनों ही स्थिति में इन्हें गिरने में कितना समय लग रहा है। तो पहली स्थिति में हम क्या निकालेंगे, समय निकालेंगे। समय मतलब क्या निकालेंगे, टी निकालेंगे। तो टी कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये बताइए कि ऊपर का प्लेट ऋणात्मक हो गया, नीचे का प्लेट धनात्मक हो गया, तो जो वैद्युत क्षेत्र का जो डायरेक्शन होगा, दिशा होगा, वो किधर होगा। तो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है, याद रखिएगा, वह प्लस से माइनस की ओर होती है। आपको जानकारी है। तो मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, नीचे से ऊपर की तरफ हो जाएगी। ये कंफर्म हो गया, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। उसके बाद आपको ये भी जानकारी है कि अगर आवेश धनात्मक है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही बल लगेगा। जैसे अगर मान लीजिए मैंने कह दिया प्लस क्यू चार्ज और वैद्युत क्षेत्र की दिशा अगर इधर है, तो जो इस पर बल लगेगा वो भी किधर लगेगा, इधर ही लगेगा। लेकिन अगर मान लीजिए है माइनस क्यू चार्ज, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा अगर इधर है तो जो बल लगेगा वो इधर लगेगा। ये सब कॉन्सेप्ट है, ये आपके साथ, ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋणात्मक है, तो जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा नीचे से ऊपर की ओर है, तो जो इस पे बल लगेगा वो क्या लगेगा, ऊपर से नीचे की ओर लगेगा, मतलब ऐसे बल लगेगा, ठीक है। अब बल लगेगा कितना, तो आपको एक बात की जानकारी है। क्या जानकारी है कि E बराबर होता है F बटे Q। तो जो Q है वह क्या हो जाएगा, F बटे Q क्या है, यहां पर E है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो F बराबर क्या हो जाएगा, QE। अब चूंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा नीचे से ऊपर है, तो जो बल होगा वह कहां से कहां होगा, ऊपर से नीचे की ओर होगा। बल की दिशा क्या होगी, ऊपर से नीचे की ओर क्या होगी, बल की दिशा होगी। क्या होगी, बल की दिशा होगी। ये आपके पास क्लियर रहना चाहिए। चलिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं दोस्तों, हमसे पूछ क्या रहा है, समय पूछ रहा है। तो आपने क्या निकाल लिया, बल निकाल लिया। तो F बराबर QE, मतलब F बराबर Q की जगह क्या लिखेंगे, E। तो EE ये आपका हो गया, बल हो गया। बल किधर काम कर रहा है, ऊपर से नीचे की ओर काम कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र किधर काम कर रहा है, नीचे से ऊपर की ओर काम कर रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात है, इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋणात्मक आवेश है। अच्छा ठीक है, समय निकालना है। तो ये बताइएगा, ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो ऊपर से नीचे गिर रहा है मतलब जैसे कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ ऐसे है और नीचे गिर रहा है, तो पहले किस कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में है। रेस्ट कंडीशन मतलब स्थिर अवस्था में है। तो इसका मतलब हो गया कि इसका जो प्रारंभिक वेग हो गया, इसका जो प्रारंभिक वेग हो गया, प्रारंभिक वेग जो u हो गया, वो हमारा कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, हमें निकालना क्या है, t निकालना है। अच्छा, ये दूरी कितना तय कर रहा है, ऊपर से नीचे गिरने में 2 सेंटीमीटर, मतलब जितना प्लेट के बीच की दूरी है। ठीक है, तो हमारे पास एक क्या होता है बताइए, क्या बोलते हैं, आपके पास होगा ना, न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या होता है, S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। ये होता है आपके पास, ठीक है। अब उसके बाद S क्या है आपका, तो कितना दूरी उसने तय किया, 2 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को किसमें बदल लेंगे हम, मीटर में बदल लेंगे। 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, 2 सेंटीमीटर बराबर 2/100 मीटर, मतलब 2 गुणे 10 घाते -2 मीटर। ठीक है, UT, तो U कितना हो गया, प्रारंभिक वेग 0, तो ये वाला पूरा पार्ट कितना हो जाएगा, 0 प्लस हाफ का हाफ इंटू ए किसके लिए हो रहा है बात, इलेक्ट्रॉन के लिए, तो लिखेंगे A, और इलेक्ट्रॉन के लिए तो AE इंटू टी स्क्वायर। और निकालना क्या है हमें, T निकालना है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 गुणे 10 घाते -2 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, इस 0 का कोई मतलब नहीं, ये 2 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, AE इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा। तो अपान में क्या आ जाएगा, AE आ जाएगा, और टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर ही रहने देंगे। तो यहां से टी कितना हो जाएगा हमारा, 2 दूनी 4 गुणे 10 घाते -2 अपान AE, और यहाँ पर वर्ग हो रहा है, यहाँ वर्गमूल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट। अब इसी को अगर हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, टी निकल जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास देखिए 4 इंटू 10⁻⁻2 है, AE अगर हमारा निकल जाए तो काम बन जाएगा। तो AE कैसे निकलेगा, तो आपके पास देखिए F है, और आप एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं कि F बराबर जो होता है m इंटू ए होता है। तो A किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। मास किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो यहां से AE निकाल लीजिए, तो AE बराबर क्या हो जाएगा, F बटे ME हो जाएगा, और F बटे ME हो जाएगा, मतलब F कितना दिया हुआ है, EE दिया है, तो EE हो गया, और अपान ME कितना दिया हुआ है ME कितना दिया हुआ है, तो ME आपको पता है, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वह कितना होता है, 9.1 गुणे 10 घाते -31 होता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में एक चीज छूट गया है, इसमें क्या बोलते हैं, संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र जो है आपका प्लस से माइनस की ओर हो रहा है,
तो वैद्युत क्षेत्र का यहाँ पर परिमाण देना मतलब क्वेश्चन में भूल गए हैं हम। तो आप एक काम करिएगा कि यहाँ इसमें एक चीज लिख दीजिएगा कि चूंकि, क्या लिख दीजिएगा कि चूंकि, इसी क्वेश्चन में ऐड कर लीजिएगा कि यहां पर देखिए ये जो कॉमा है ना, कॉमा के बाद क्या है, दोनों ही स्थिति में इन्हें गिरने में कितना समय लग रहा है, और लिख दीजिएगा कि संधारित्र के प्लेटों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र है वह 2 न्यूटन पर कूलाम है। ठीक है, आप क्या लिख देंगे, ई की वैल्यू दी हुई है, ई 2 न्यूटन पर कूलाम है, मतलब संधारित्र के प्लेटों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र है उसका जो परिमाण है वह कितना है, 2 न्यूटन पर कूलाम है। तो कहीं ना कहीं आपको एक बात समझ में आ गया कि ई क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ए वाला ई क्या है, 2 न्यूटन पर कूलाम दिया हुआ है, ए की वैल्यू आपकी निकल गई, ए की वैल्यू आप यहां पर रख देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, मैटर सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा वैल्यू रखते हैं, थोड़ा अच्छे से हम आपको समझा देते हैं। देखिए हम इधर इरेज कर दे रहे हैं इसको, फिगर को, ठीक है, इसको अच्छे से हम कर दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत परेशानी ना हो। ओके, चलिए करें। देखिए हमको क्या निकालना है, टी निकालना है। ओके, टी कितना है, √4 इंटू 10⁻⁻2 अपान, देखिए ध्यान से, ए कितना है, ए आपका आया है, ए कितना है, F अपान एम ई। तो ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ई अपान इतना ना, तो देखिए लिखते हैं हम ई अपान 9.1 इंटू 10⁻31, और ये चला जाएगा ऊपर तो कितना हो जाएगा हमारा, टी बराबर हो जाएगा √4 गुणे 10⁻−2 और गुणे 9.1 गुणे 10⁻−3 1 अपान ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻19, और ए वाला ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र दिया हुआ है कितना, 2। इसको आप सॉल्व कर देंगे, आपका क्या निकल जाएगा, टी किसके लिए, ई के लिए, ई मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्या बोलते हैं, ये आपका कैलकुलेशन आपका हो जाना चाहिए। मेरा काम है क्वेश्चन के प्रति आपके अंडरस्टैंडिंग बनाना, ठीक है, कैलकुलेशन में ज्यादा हम समय नहीं देंगे, छोटा मोटा काम आप भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं, ठीक है। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड कंडीशन है दोस्तों, उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है, दूसरी स्थिति प्रोटॉन के लिए है। अब फिगर में थोड़ा सा चेंजिंग होगा, पहला स्थिति हम लोगों ने देख लिया कैसे करना है, दूसरी स्थिति अब हम देख लेते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, दूसरी स्थिति क्या कहती है, दूसरी स्थिति कहती है कि एक प्रोटॉन इसी ऊंचाई से गिर रहा है जब ऊपर का प्लेट धनात्मक, मतलब अभी वाला प्लेट क्या हो जाएगा, धनात्मक, नीचे वाला प्लेट क्या हो जाएगा, उतना ही ऋणात्मक। संधारित्र में यही होता है, ठीक है। उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर हो जाएगी, प्लस से माइनस होती है तो ऊपर से नीचे की तरफ हो जाएगी। क्या किसकी दिशा हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी, ठीक है। अब किसकी बात हो रही, प्रोटॉन की बात हो रही है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में याद रखिएगा कि जो आवेश का परिमाण होता है वह तो सेम होता है, लेकिन इनके चिन्ह अलग अलग होते हैं। तो प्रोटॉन क्या हो गया, धनात्मक, तो ये हो गया आपका दैट इज प्लस ई प्लस, ठीक है, और ये भी गिर रहा है। इनके बीच की दूरी कितनी है, प्लेटों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है, और ये गिर कहां से रहा है, 2 सेंटीमीटर की ऊंचाई से गिर रहा है, मतलब इसकी भी जो प्रारंभिक वेग है u बराबर हो कितना है, 0 है। इसमें भी हमको क्या निकालना है, टी निकालना है। कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस हमारा रहेगा। अब ये बताइए मुझे छोटा सा कि जब वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऊपर से नीचे की तरफ है और प्रोटॉन धनात्मक आवेश है, प्रोटॉन कैसा आवेश है, धनात्मक, प्रोटॉन का जो आवेश है वो धनात्मक होता है, तो जाहिर सी बात है, सर ने यह बताया था कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा जिधर होगी और धनात्मक आवेश पे जो लगने वाले बल की दिशा भी उधर ही होगी। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऊपर से नीचे की तरफ है, तो जो बल लगेगा ऊपर से नीचे की तरफ लगेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो बल की दिशा होगी, ठीक है ना, जो लिखेंगे हम यहाँ पर प्रोटॉन प्लस ई मतलब प्रोटॉन पर लगने वाले बल की दिशा ऊपर से नीचे की ओर होगी, क्योंकि प्रोटॉन धनात्मक आवेश है, क्योंकि प्रोटॉन क्या है, धनात्मक आवेश है, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऊपर से नीचे की ओर है, ठीक है। अच्छा, अब हमें निकालना क्या है, टी निकालना है। तो आपको जैसा कि जानकारी हो गया, क्या जानकारी हो गया कि प्रोटॉन पर जो बल लगेगा नीचे की तरफ लगेगा, तो बल कितना लगेगा भैया, तो F बराबर क्या होता है फार्मूला, QE। तो F बराबर क्या हो जाएगा, Q मतलब E, ठीक है।
ये बल किस पे लगेगा? प्रोटॉन पे, तो लिख देंगे Fp। अब क्या निकाल रहे हैं हम? उसी हिसाब से एक्सीलरेशन, F बराबर क्या होता है? m इंटू ए। तो m प्रोटॉन के लिए तो mp, एक्सीलरेशन प्रोटॉन के लिए ap। तो यहां से एक्सीलरेशन निकाल लीजिए, तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? एक्सीलरेशन मतलब त्वरण कितना हो जाएगा? F बटे mp। mp मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान, mp मतलब क्या हो गया? प्रोटॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन पर लगने वाला बल और प्रोटॉन के एक्सीलरेशन। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, एपी इक्वल टू कितना हो जाएगा? एफ कितना हो गया आपका? ई, और अपन कितना हो गया? एमपी। तो एपी की वैल्यू इतनी आ गई। अब आपको निकालना क्या है? टी निकालना है, समय निकालना है कि उसको गिरने में कितना समय लग रहा है। तो एस बराबर फार्मूला क्या हो गया? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, एस कितना है? जितनी प्लेट के बीच की दूरी है उतना ही डिस्टेंस है। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, 2 सेंटीमीटर बराबर 2/100 मीटर, 2 गुणे 10⁻²मीटर। और यूटी तो प्रारंभिक वेग कितना इसका? 0 है, तो 0 इंटू टी करेंगे 0 आएगा, और फिर हो जाएगा 1/2 इंटू ए। एक्सीलरेशन किसके लिए निकाल रहे हैं? प्रोटॉन के लिए, तो एपी इंटू टी किसके लिए निकाल रहे हैं? प्रोटॉन के लिए। तो चलिए टी स्क्वायर ही रख लीजिए या टीपी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको यही निकालना है, ध्यान दीजिएगा, टी निकालना है मतलब। तो 2 को इधर ले आइए, तो 2 दूना 4, तो 4 गुणे 10⁻² बराबर इधर कितना हो गया आपका? एपी इंटू टी स्क्वायर। टी पी लग रहा है, जो लग रहा है उसको घबराई मत, पी मतलब प्रोटॉन, पी मतलब प्रोटॉन। तो इसको इधर भेजिए, कितना हो जाएगा? 4 गुणे 10⁻² अपान कितना हो गया? एपी, और वर्ग हो रहा है इधर, क्या हो जाएगा? वर्गमूल, और इधर आपका आ जाएगा टीपी। इसी को सॉल्व कर दिए, तो सॉल्व कैसे करेंगे? 4 गुणे, देखिए अंडर रूट का अंडर क्या लिखेंगे? टीपी बराबर अंडर रूट 4 गुणे 10⁻² अपान, ध्यान दीजिएगा यहाँ एपी है, एपी की वैल्यू कितनी है? ई अपान एमपी। जब हम यहाँ पर ई अपान एमपी लिखेंगे तो एमपी चला जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा ई। तो टीपी बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट 4 गुणे 10⁻²। और प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 1.67 गुणे 10⁻27, और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वह होता है प्लस 1.6 गुणे 10⁻19। और ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जो कि दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 2। कहा दिया है? अभी हम लिखे थे ना कि 2 न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 न्यूटन पर कूलाम, तो यहाँ हो जाएगा 2। तो इसको जब आप सॉल्व कर देंगे तो आपको क्या निकल जाएगा? समय। किसके लिए? प्रोटॉन के लिए। तो इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, दोनों मैंने आपको बता दिया। मेरा काम खत्म, पैसा हजम। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करिए। हाँ, आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अब जैसे क्वेश्चन क्या बन सकता है देखिएगा, जैसे क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। मान लीजिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखिएगा कि दो बिंदु आवेश क्रमशः 2 कूलाम और 4 कूलाम के हैं, इनको मिलाने वाली रेखा, इनको मिलाने वाली रेखा के, इनको मिलाने वाली रेखा के
इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य के किस मध्य के रेखा के इनको मिलाने वाली, एक सेकेंड ना, एक दूसरे से रेखा किस बिंदु पर, ठीक है ना, हाँ, इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर, इनके मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। कॉमन सेंस की बात है, ध्यान दीजिएगा। दो बिंदु आवेश क्रमशः 2 कूलाम है, सी मतलब कूलाम, और 4 कूलाम के हैं। इनको मिलाने वाली रेखा की किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो चुप मार के पहला काम क्या करते हैं हम लोग, एक फिगर बनाते हैं। फिगर बनाइए, ये लाइन बना दिया हमने, 2 बिंदु आवेश है, एक का नाम हमने दे दिया मान लीजिए QA, एक का नाम दे दिया QB, और इसका कितना हो गया, आवेश कितना है 2, C लगाया तो 2 कूलाम, C मतलब कूलाम, और ये कितना है 4 कूलाम। अब इनको मिलाने वाली जो ये रेखा है, इसके किस बिंदु पर, ठीक है, कि इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो मान लेते हैं कि इस बिंदु पर, इस बिंदु का नाम है P, यहां पर क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितनी होगी, 0 होगी। तो एक काम करते हैं, इस आवेश से इस बिंदु के बीच की दूरी हमें पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कितना है x। तो जाहिर सी बात है, हाँ, एक बात और याद रखिएगा कि इनके बीच की जो दूरी है वो दी हुई है, मतलब दोनों, हाँ, 2 बिंदु आवेश क्रम से इतना है। इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, यदि इनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। तो इनकी बीच की दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। तो 4 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 4/100, मतलब 4 × 10⁻⁻2 मीटर। ये आपका हो गया। अब उसके बाद सॉल्व कैसे करेंगे, तो जब यहां से यहां तक 4 है, ध्यान दीजिएगा, जब यहां से यहां तक 4 है और यहां से यहां तक x है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 4 - x हो जाएगा। ये भी ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, इस बिंदु पर ध्यान दीजिएगा, इस बिंदु पर इस आवेश के कारण, QA आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या पढ़े हैं आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और QA अपान R²। R कितना है, x है, तो लिखेंगे x², इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर 1। फिर लिखेंगे QB आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो QB अपान क्या हो जाएगा आपका 4 - x, तो 4 - x का स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। चलिए अब क्या करते हैं, सॉल्व करिए इसको। ध्यान दीजिएगा वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमसे कि क्या कह रहे हैं कि इस P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इनको क्या चाहिए, शून्य चाहिए। तो P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य कब हो पाएगी, मतलब इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, अगर दोनों के दोनों क्या हो गए, ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों के दोनों क्या हो गए, बराबर हो जाएंगे, तब जाकर के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो पाएगी। ऐसा है क्या, क्योंकि यह क्या है, धनात्मक आवेश है और ये भी क्या है, धनात्मक आवेश है। तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की तरफ होगी और इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो इधर की तरफ होगी। तो E1 की दिशा इधर हो गई, E2 की दिशा क्या हो गई, इधर हो गई, दोनों दिशाएं क्या हो गई, अपोजिट हो गई। तो जब दोनों की दिशा क्या हो गई, अपोजिट हो गई, मतलब विपरीत हो गई, तो जाहिर सी बात है जो इनका जो परिणामी होगा वह क्या होना चाहिए, परिणामी किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो मान लेते हैं इनका परिणामी कितना है, E है। अब देखिए दोनों के दोनों क्या हो गए, सदिश राशि है। अब E1 भी सदिश राशि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही तो है और दोनों के दोनों क्या हो गए, अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। ये तो कंफर्म हो गया कि एक में से एक को घटाना पड़ेगा। अब प्रश्न उठता है
कि किसमें से किसको हटाना है, तो चाहे आप E1 में से यहाँ E2 घटा दीजिए क्योंकि आपको x की वैल्यू पता नहीं है, और चाहे E2 में से आप E1 घटा दीजिए। तो चलिए हम एक काम करते हैं, E1 माइनस E2 कर लेते हैं और बराबर क्या कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं। तो E1 माइनस E2 बराबर 0 करेंगे तो E1 बराबर कितना आ जाएगा, E2 आ जाएगा। E1 की वैल्यू पुट करिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 QA अपान एक्स स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 QB अपान 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। चलिए उसके बाद क्या हो गया, QA का 4 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लीकेशन करिए, ऐसे मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कितना हो जाएगा QA, तो 4 माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया, और यहां से कितना हो जाएगा QB इंटू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो गया। QA की वैल्यू पुट करिए, QA कितना दिया, 2 कूलम, तो लिखेंगे 2 गुणे 4 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर QB कितना दिया हुआ है, 4 कूलम, तो 4 गुणे एक्स का स्क्वायर, अब 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ कितना आ गया आपका 4 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, अब इसको देखिए हम यहाँ सॉल्व करेंगे, तो हम इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहां पर देखिए क्या है, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 4 माइनस एक्स का स्क्वायर है, तो इस 2x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2x का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर हट गया, तो कितना आ गया हमारा 4 माइनस एक्स बराबर कितना आ गया, अंडर रूट 2x आ गया, एक्स वाले टर्म को उधर भेज दीजिए, तो अंडर रूट 2x प्लस एक्स बराबर 4 हो गया, x कॉमन हो गया, तो अंडर रूट 2 प्लस 1 बराबर 4, तो जो x होगा वो कितना हो गया 4 बटे अंडर रूट 2 प्लस 1, तो आपकी x की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, 4 बटे अंडर रूट 2 प्लस 1, अंडर रूट 2 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1.414 होती है, वैल्यू पुट कर दीजिएगा, x की वैल्यू आपको निकल जाएगी, तो आप प्रश्न का जवाब दे पाएंगे, क्या दे पाएंगे कि 2 कूलम से x की वैल्यू जो आएगी, तो 2 कूलम से 4 अपान अंडर रूट 2 प्लस 1 दूरी पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, और इसी x की वैल्यू जब आप 4 माइनस एक्स में रखेंगे तो 4 कूलम से आपको दूरी पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बना। ध्यान दीजिएगा, जब यहां पर 2 कूलम था और ये 4 कूलम था, दोनों धनात्मक आवेश थे, यहां पर हमने बिंदु लिया था, तो इसका वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, इसका वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, तो जाहिर सी बात है कि वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, अपोजिट मतलब विपरीत दिशा में हो गए, तो जब विपरीत दिशा में हो गए सदिश राशि, तो एक कंफर्म हो जाता है कि जो परिणामी आएगा उसमें हमको क्या करना है, घटाना है, और अगर मान लीजिए एक ही दिशा में होते तो परिणामी जो आएगा उसमें हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो ये सब कॉन्सेप्ट की बात है, सब क्लियर आपकी रहनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है हम लोग डिस्कस करेंगे, एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मैंने मान लीजिए आपसे मैंने एक आपको मान लीजिए मैंने एक समबाहु त्रिभुज बना दिया, ठीक है, मान लीजिए मैंने इसका नाम रख दिया ए, इसका नाम रख दिया पी, इसका नाम रख दिया एम। चलिए तो मान लेते हैं कि इस पी वाले इस त्रिभुज के इस पी शीर्ष पर 2 कूलम का आवेश है प्लस 2 कूलम, और यहां पर क्या है -3 कूलम का आवेश है, और ए पर मान लेते हैं कि 4 कूलम का आवेश है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है, मान लेते हैं कि इनका जो, चूंकि ये क्या है समबाहु त्रिभुज है, यह क्या है समबाहु त्रिभुज है, पहले क्वेश्चन को आप समझ लीजिएगा, समबाहु त्रिभुज है, तो इनकी जो भुजाएं हैं हम मान लेते हैं यह कितना है 2 सेंटीमीटर है, ये भी कितनी है, सारी भुजाएं बराबर होंगी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है। ये अभी मैं क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं, समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजाएं 2 सेंटीमीटर है, जिनके सिरों पर जो आवेश है वह 2 कूलम, -3 कूलम और 4 कूलम है। और आप कुछ बताना क्या है, आपको बताना है कि क्या बोलते हैं, शीर्ष ए पर, शीर्ष पी और सी पर उपस्थित आवेश के कारण लगने वाला परिणामी बल बताना है आपको। कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है, ध्यान दीजिएगा। आपको इस ए पर कौन है, शीर्ष ए पर, शीर्ष पी और सी पर उपस्थित आवेश के कारण लगने वाला बल, मतलब इस आवेश के कारण यहां पर कितना बल लग रहा है, इस आवेश के कारण यहां पर कितना बल लग रहा है, तो आपको परिणामी बल बताना है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन अगर कभी आपके पास आए तो आप क्या करेंगे, पहले इसके कारण, तो आप लिखेंगे कि +2c के कारण 4c पर लगने वाला बल,
ठीक है, लगने वाला क्या हो गया, बल। तो लगने वाला बल कितना होगा बताइए। हम्म हम्म, काम बल से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्वेश्चन को थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। लगने वाला परिणामी वैद्युत क्षेत्र आपको बताना है, बल छोड़िए, परिणामी आपको, परिणामी वैद्युत क्षेत्र, आवेश के कारण लगने वाला, ठीक, आवेश के कारण लगने वाला परिणामी वैद्युत क्षेत्र आपको बताना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, +2 कूलाम के कारण बिंदु ए पर, एक काम करिए इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, हम लोग बाद में बात करेंगे इस पे। ठीक है, तो ठीक है, और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।